हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम लोग USCMA के बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे और हम लोग जो जनरल एंट्री जो कॉन्सेप्ट्स है वो डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कुछ, आपको ध्यान होगा तो, आउटस्टैंडिंग और अक्रूड से रिलेटेड बातें डिस्कस करी थी। हमने समझा था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जो ड्यू तो हो गए बट पे नहीं करे, ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक तरीके से हमारी करंट लाइबिलिटी होती है क्योंकि हमने उसको पे नहीं किया है। वही अक्रूड इनकम जो होते हैं, अक्रूड इनकम एक इनकम है, ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। एक ऐसी इनकम जो ड्यू तो हो गई बट रिसीव नहीं हुई है, तो ये हमारी करंट असेट्स होती है। आपको जनरल एंट्री हमेशा याद रखनी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या एंट्री होती है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये एंट्री करेंगे पास हम, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अगर आप कंबाइंड एंट्री करना चाहते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू कैश। जैसे हम मंथली सैलरी का एग्जांपल ले रहे थे, तो टोटल सैलरी तो डेबिट कितने से होगी? 12 महीने की सैलरी डेबिट होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2 महीने की सैलरी आ जाएगी और कैश में कितना पे करेंगे? 10 महीने का पे करेंगे, ठीक है। और P&L में कितनी सैलरी जाएगी? पूरे 12 महीने की, ठीक है। तो P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। वही ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये करंट लाइबिलिटी है, ठीक है ना। और ये कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये एक पर्सनल अकाउंट होता है जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। इसको हम बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे और अगले साल फिर ये पे हो जाएगा और एंट्री पास कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू कैश, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट ईयर की एंट्री बात करें तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये 2 महीने की पे हो जाएगी और अगले साल अगर जो भी सैलरी है वो तो नॉर्मली पे होगी, अगले साल से रिलेटेड जो है वो तो पे करनी ही है। ऐसे अक्रूड इनकम की बात करें तो इनकम जो रिसीव होगी एम्प्लॉय को, तो कैश अकाउंट डेबिट हमने किया था, अक्रूड इनकम डेबिट कर दिया टू इनकम। इसमें भी यही बात याद रखनी है, इनकम 12 महीने से क्रेडिट हो रही है, कैश में जो है एम्प्लॉय को 10 महीने की सैलरी रिसीव हुई। अक्रूड इनकम एक नया अकाउंट खोल लिया जो 2 महीने की सैलरी करता है डेबिट, ठीक है। 2 महीने मतलब हमने 10,000 का एग्जाम्पल लिया था। सपोज 10,000 पर मंथ है तो 10,000 इंटू 2 20,000 हो जाएगा। P&L में इनकम जाएगी क्या? इनकम अकाउंट डेबिट टू P&L, इनकम अकाउंट डेबिट टू P&L। कितने से? 12 महीने से P&L में इनकम जाएगी। ये एंट्री हमने पास कर दी थी, क्लियर। फिर अगले साल क्या होगा? ये जो अक्रूड इनकम है ये रिसीव हो जाएगी क्योंकि रिसीव नहीं हुई थी पहले, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम, ठीक है। ये 2-2 महीने से रिसीव हो जाएगी। ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है इसके बाद की कुछ बातें डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था ये टोटल 4 चीज़ें होती है। 4 चीज़ें क्या? जैसे एक तो अक्रूड, एक अनर्ड, एक आउटस्टैंडिंग, एक प्रीपेड। तो आज हम बात करेंगे किस पे? प्रीपेड एक्सपेंसेस पे, और दूसरी तरफ बात करेंगे अनअर्न्ड इनकम पे या अनअर्न्ड इनकम पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो स्टूडेंट, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग जो है क्लास के साथ नोट्स बना रहे हैं क्योंकि ज़रूरी है भाई। देखो, आप अगर नोट्स बनाएंगे तो फिर आपके एक तो विजुअल मेमोरी होती है डेवलप, है ना, विजुअल मेमोरी डेवलप होगी। और साथ में क्या है कि आपके एक तो आप लिखोगे ना तो एक्टिव मोड पे रहोगे, ठीक है। कुछ ना कुछ लिखते रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे। तो अदरवाइज़ क्या होगा कि आप बस केवल ऐसे सुनते रहोगे तो फिर वो ज़्यादा बढ़िया चीज़ नहीं है। आप थोड़ा सा नोट्स भी बनाते रहो, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस को क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। जो हमने एडवांस में पे कर दिया उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। अब एडवांस में पेमेंट कर दिया तो सोचो ये एक्सपेंस क्या हुए थे? एक्सपेंस, इसको और बोल सकते हैं एक्सपेंसेस पेड बट नॉट ड्यू। एक्सपेंस पे तो कर दिए लेकिन ड्यू नहीं हुए, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंस हमारी क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। ये हमारी क्या होते हैं? करंट असेट्स, क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिया। जैसे आपने देखा होगा अपन इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस की किस्त, ठीक है, इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट्स होती है LIC वगैरह, जब भी आपने इंश्योरेंस किसी भी कंपनी से करवाया हो तो इंश्योरेंस
अपन को एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है ना, ठीक है। या फिर आप मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो, तो मोबाइल का रिचार्ज प्रीपेड और पोस्टपेड दो तरीके से होता है। तो प्रीपेड में क्या करते हैं अपन के, पेमेंट पहले कर देते हैं और सर्विस बाद में मिलती है। अपन 1 साल का रिचार्ज करा लेते हैं और सर्विस धीरे 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 अपन को मिलती रहती है, ठीक है। तो ये होता है प्रीपेड एक्सपेंस, और ये हमेशा क्या होता है, करंट असेट्स होता है। हम वैसा ही एग्जांपल लेते हैं कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो है 12 महीने का पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन एम्प्लॉय ने बोला मेरे को कुछ काम है, घर में सपोज शादी है या कुछ भी है, तो मेरे को 2 महीने का एडवांस दे दो। तो इस तरीके से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 14 महीने का पेमेंट कर दिया, 14 मंथ्स का पेमेंट कर दिया, 2 महीने का क्या पे कर दिया, एडवांस पे कर दिया, ठीक है। वही मान लेते हैं सैलरी 10,000 पर मंथ है। सैलरी कितनी मान ली, 10,000 पर मंथ। अब आपके सामने टास्क है, अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो और सारी जन एंट्री खुद बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अब आप है ना, देखो आउटस्टैंडिंग और अक्रूड तो समझ चुके हो, वैसे ही एंट्री है, इससे आप बना सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओगे तो, ठीक है। कोशिश करके देखो। तो होप आपने ट्राई किया होगा। अब अपन देखते हैं आपने क्या किया है, आप देखना, चेक करना। जैसे सैलरी पे करी तो एंट्री क्या पास करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। अब देखो जैसे मैंने बोला था कि प्रीपेड सैलरी क्या होती है, असेट, और हमने ये सीखा हुआ है कि असेट डेबिट होती है, असेट्स जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, हमने सीखा था ना। टू कैश, एम्प्लॉयर अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, ये एम्प्लॉयर की बुक्स है, सैलरी कितने से डेबिट करेगा, 1,20,000 से, ठीक है। प्रीपेड सैलरी कितने से, 20,000 से, और कैश कितना गया हाथ में से उसके, एम्प्लॉयर के 1,40,000 राइट। ये प्रीपेड सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। P&L टू सैलरी कितने से, 1,20,000 से P&L में सैलरी चली गई, ठीक है। प्रीपेड सैलरी अकाउंट, अगर हम P&L बनाए, पहले P&L बना लेते हैं। P&L में क्या लिखेंगे, टू सैलरी। प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं देखना जरा। पेड लिखते हैं 1,40,000, क्योंकि सैलरी पेड कितनी हुई थी करंट ईयर में, 1,40,000 की। इसमें से लेस करेंगे प्रीपेड, प्रीपेड एट एंड, क्या बोलते हैं इसको, प्रीपेड एट एंड 20,000 से, और बाहर सैलरी कितनी शो कर देंगे, 1,20,000 से। ये P&L में आ जाएगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट्स में असेट्स आती है, असेट्स में क्या आएगी, करंट असेट्स। करंट असेट्स में क्या आएगा, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी कितनी आएगी, 20,000 से, राइट। तो सैलरी आ गई, एक्सपेड, प्रीपेड, बैलेंस शीट में असेट्स आ गई, करंट असेट्स, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड सैलरी नाम से। नेक्स्ट ईयर में क्या ट्रीटमेंट होगा बताओ। अभी आपने पहले कितनी सैलरी पे करी थी, पहले आपने पे कर दी थी 2 महीने की एडवांस। तो इस साल क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में एम्प्लॉय 12 महीने काम तो करेगा, लेकिन आप पेमेंट कितना करोगे उसको, 10 महीने का। क्यों, क्योंकि पहले ही आप उसको 2 महीने एडवांस करके आ चुके हो, है ना। तो अब एंट्री क्या डालोगे, अब आप एंट्री डालोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू प्रीपेड सैलरी। सैलरी डेबिट 1,20,000 से, कैश में जाएंगे 1,00,000 और 20,000 का प्रीपेड सैलरी अकाउंट। प्रीपेड सैलरी जो डेबिट हुआ था पहले, अब वो क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। पिछली बार प्रीपेड सैलरी आपने डेबिट किया था, असेट्स बनाया था प्रीपेड सैलरी, अब वो देखो अकाउंट क्या हो गया, खत्म करने के लिए आपने अब क्रेडिट कर दिया। अब जाके प्रीपेड सैलरी का लेजर अकाउंट क्लोज होगा, ठीक है ना। और अगले साल P&L में कितना चला जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी 1,20,000 से। सिंपल है, बताओ, ठीक है। अगर नेक्स्ट ईयर का P&L बनाया तो नेक्स्ट ईयर के P&L में क्या लिख देंगे, टू सैलरी, पेड कितना है, पेड हमने किया 1,00,000 प्लस प्रीपेड एट बिगिनिंग 20,000 से,
1,20,000 रुपये P&L में आएगा। स्टूडेंट्स ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनर्ड। पहली बात तो अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आपको ये नाम बार बार सुनने को मिलेंगे। ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, ये एक्सपेंस प्रीपेड है, ये इनकम अक्रूड है, ऐसे वर्ड्स आपको बार बार सुनने के मिलेंगे ना। और दूसरी बात क्या है कि ऐसे एक्सपेंस मतलब ऐसे वर्ड्स अपन को खर्चों से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड बार बार सुनने को तो मिलते हैं, और इसके रिलेटेड अपन को कॉन्सेप्ट भी अब पता लगेगा, ठीक है ना, कि भाई ऐसा ना हो कि अपन सुन तो रहे हैं लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के अपन को जो है वो चीज़ें आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। अब आपको जो है ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है ना। एक बार और बस आपको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर आप हमेशा के लिए ये याद रहेगा। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्या, अनर्ड इनकम। नेक्स्ट इनकम कौन सी डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट, टोटल 4 एलिमेंट थे। आउटस्टैंडिंग का अक्रूड, प्रीपेड्स के साथ क्या आता है, अनर्ड आता है। अनर्ड इनकम क्या होती है, अनर्ड इनकम वो इनकम होती है जो इनकम रिसीव इन एडवांस है, जो इनकम एडवांस में रिसीव होती है उसे क्या बोलते हैं, अनर्ड इनकम बोलते हैं। आप कह सकते हो कि इनकम रिसीव्ड बट नॉट ड्यू, जो इनकम रिसीव तो हो गई लेकिन ड्यू नहीं हुई है, वो एडवांस में रिसीव हो गई है, ठीक है, उसे बोलते हैं अनर्ड इनकम। जैसे हम एम्प्लॉय वाला एग्जांपल लें, एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 14 महीने की सैलरी पे कर दी। एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से सोचो भाई, एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से समझ में आ गया, एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से या पेयर के पर्सपेक्टिव से वो क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। लेकिन एम्प्लॉय को वो इनकम मिल गई एडवांस में, ऐसी इनकम को क्या बोलते हैं, अनर्ड इनकम। एम्प्लॉय को अगर एडवांस में इनकम मिल गई तो ऐसी इनकम को क्या बोलते हैं, अनर्ड इनकम, ठीक है। तो अब बताओ, वही 10,000 पर मंथ है, बट वर्क कितना किया था उस एम्प्लॉय ने, 12 महीने का। अगेन मैं आपको यही कहूँगा, वीडियो अब आप पॉज कर लो और अब आप खुद एंट्रीज बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो, अनर्ड जो इनकम है वो लाइबिलिटी है कि असेट है, जिस पर्सन को रिसीव हो गई एडवांस में वो लाइबिलिटी है कि एसेट है, लाइबिलिटी है। क्यों, क्यों लाइबिलिटी है भाई, आपने एडवांस में पैसा रिसीव कर लिया, ठीक है, आपने अभी काम नहीं किया है, लेकिन आपको, चलो ठीक है, भले ही आपको वो पैसा रिफंड करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आपको उसके बदले सर्विसेज तो देनी पड़ेगी ना, आपको उसके बदले वर्क तो करना पड़ेगा। जब आपको वर्क करना पड़ेगा उसके बदले, तो ये इसलिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। मतलब कॉन्सेप्ट भी समझना है ना। आप कहीं सर के पेमेंट तो वापस करेंगे नहीं, अपन रिफंड तो नहीं करेंगे, लेकिन सर्विस तो देनी पड़ेगी ना आपको। आज हमें कोई स्टूडेंट फीस देता है और वो एडवांस फीस देते हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट कोर्स परचेज करते हैं वो एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, लेकिन वो जो टेन्योर होता है वो 9 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसे होता है कोर्स का। पेमेंट तो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, लेकिन हमें स्टूडेंट को सर्विस 1 साल या 2 साल ऐसे देनी है, लंबे टाइम पीरियड के लिए देनी है, तो हमें सर्विस तो देनी पड़ेगी ना, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है ना। फर्स्ट डे हम इसको पूरी इनकम बुक नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी इनकम रिसीव होती है उसको ओवर द पीरियड अपन फैला के रिकॉर्ड करते हैं। इसे कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। मतलब ऐसा नहीं कि हम पूरी इनकम को एक साथ बुक कर लें, ये अपने स्टैंडर्ड है कोर्स में। जब अपन यूएस सीएमए के बिल्कुल पर्टिकुलरली चालू करेंगे चीज़ें, तब आप देखेंगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड बातें आएंगी, ठीक है। चलो, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके पहले खुद ने अकाउंटिंग ट्राई करी है। तो बताओ, पहले साल में एंट्री क्या पास करेगा वो एम्प्लॉय, उसको कैश मिल गया, कैश मिल गया, सैलरी मिली, और टू अनर्ड सैलरी, कैश 12 महीने की जगह 14 मंथ मिल गया, तो सैलरी कितनी मिल गई थी, 1,40,000। इस साल की इनकम कितनी है, 1,20,000, जितना वो पर्सन काम करेगा। एडवांस में कितना मिल गया, 20,000। ये एडवांस में जो मिल गया, ये अनर्ड सैलरी जिसको अपन बोल रहे हैं, ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है क्या, नहीं सर, ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल वही रिप्रेजेंटेटिव है ना, पर्सनल आपको याद होगा, पर्सनल में मैंने आपको लिखवाया भी था ये ना, ठीक है। सैलरी, सैलरी तो इनकम होती है, तो ये P&L में जाएगी। तो अब एंट्री क्या पास करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू
पी एंड एल कितने से? 1,20,000 से। पी एंड एल बना लो करंट ईयर का। करंट ईयर के पी एंड एल में क्या जाएगा? बाय सैलरी। रिसीव कितने से करी है आपने? 1,40,000 से, माइनस अनर्ड एट एंड 20,000 से। तो पी एंड एल में सैलरी कितनी गई? 1,20,000 से। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में अनर्ड सैलरी कितने से? 20,000 से। ठीक है। अब आप देखो हमारा अक्रूवल सिस्टम जो है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अक्रूवल सिस्टम बोलता है कि ट्रांजेक्शन्स को ड्यू बेसिस पे दिखाओ, रिसिप्ट बेसिस पे या पेड बेसिस पे नहीं दिखाना। अक्रूवल सिस्टम, या अक्रूवल सिस्टम का एक और नाम बताओ क्या था? अक्रूवल सिस्टम बोल लो, या फिर क्या नाम था? मर्केंटाइल सिस्टम, राइट। वो क्या बोल रहा था? ट्रांजेक्शन को ऐसे दिखाने में ड्यू बेसिस पे दिखाना है। क्लियर? अच्छा, ये हो गया करंट ईयर का। नेक्स्ट ईयर में क्या एंट्री पास करेंगे? नेक्स्ट ईयर में जो 12 मंथ है उसकी जगह सैलरी केवल कितनी मिलेगी? 10 महीने। भाई काम तो कितना करना पड़ेगा? 12 महीने। एम्प्लॉय वर्क कितना करेगा? 12 महीने, लेकिन उसको पेमेंट कितना मिलेगा? 10 महीने, क्योंकि 2 महीने एडवांस पहले मिल चुका है। तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, 10 महीने की सैलरी कितनी हो गई? 1,00,000। अनर्ड इनकम अकाउंट डेबिट या अनर्ड सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 से टू सैलरी कितने से? 1,20,000 से। ये अनर्ड इनकम क्या हो गई? डेबिट हो गई। अनर्ड इनकम क्या कर दी हमने? डेबिट कर दी। क्यों? क्योंकि पहले क्रेडिट हुई थी। देखो आप, पहले क्रेडिट हो रही थी क्या? अनर्ड इनकम। देखो ये अनर्ड सैलरी क्रेडिट हो रही थी ना, पहले सीआर हो रही थी। अब इस लेजर को ख़त्म करने के लिए क्या किया मैंने? डेबिट कर दिया। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि लेजर ख़त्म कैसे होता है, उसको रिवर्स कर दो आप एंट्री को, ठीक है ना। लेजर पे आज हम थोड़ी सी बात और करेंगे। तो जब पी एंड एल बनाएंगे, पी एंड एल में क्या लिखेंगे? बाय इनकम, क्रेडिट करेंगे सैलरी, ठीक है। रिसीव कितनी हुई थी? रिसीव तो ये 1,00,000 प्लस इसमें अनर्ड एट बिगनिंग कितने से? 20,000 से। तो पी एंड एल में सैलरी कितनी चलेगी? 1,20,000, राइट। तो ये हमने चारों चीज़ें डिस्कस कर ली, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि हम प्रीपेड, अनर्ड, आउटस्टैंडिंग और अक्रूड चारों की चारों चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन ने जो है क्लास स्टार्ट करी थी वो हमने प्रीपेड एक्सपेंस से स्टार्ट करी थी, और अब हम जो है चारों चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा देखो स्टूडेंट्स, और भी जनरल एंट्री होती है। जनरल एंट्री की तो कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना। जनरल एंट्री धीरे धीरे अब आपको समझ में आएगी। जैसे जैसे आप क्या है कि हम कोर्स में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जनरल एंट्रीज और कॉन्सेप्ट्स हमें मिलते रहेंगे। लेकिन अब हम जो है जनरल एंट्री के बाद किस पे आ रहे हैं? लेजर पे। आज हमारा टॉपिक जो है, सेकंड टॉपिक, वो हम डिस्कस करेंगे लेजर अकाउंट पे ना। लेजर अकाउंट को ध्यान से समझेंगे, थोड़ा लेजर अकाउंट के पीछे रीजनिंग समझेंगे, और ये बनता कैसे कैसे बनेगा ये समझेंगे ना, दोनों चीज़ें समझेंगे। देखो पहली बात तो लेजर अकाउंट क्या होता है? लेजर अकाउंट देखो टी शेप का अकाउंट होता है, ध्यान समझना। लेजर, अच्छा जनरल एंट्रीज खत्म नहीं हुई है, बहुत सारी आएंगी अभी, है ना, ठीक है। बट मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया ताकि अपन चल तो सकें, स्टार्ट तो कर सकें। ऐसा ना लगे अपन को कि भाई जनरल एंट्री तो हमें आती ही नहीं है, ऐसा ना हो। तो लेजर अकाउंट अब हमने बनाया, ये टी शेप में बनता है। टी शेप में क्यों बनता है? देखो जैसे ये इस तरीके से बना दिया और ये इस तरीके से, तो ये टी दिख रहा है आपको। इसको ऐसे पुराने लोग इतना सा बना के छोड़ देते हैं ना, वैसे जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है इसका, इसमें अमाउंट के भी कॉलम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अमाउंट के एक इधर आ गया कॉलम, एक इधर आ गया, ठीक है। बीच में जो है इधर बाय साइड होती है, ये टू साइड होती है, ठीक है। ऐसे करके स्टार्ट करते हैं लेजर को। लेकिन क्या होता है कि जो पुराने लोग होते हैं, जैसे अब हम हैं या आप भी, क्या होगा जैसे जैसे अकाउंट सीख जाओगे ना, तो आप क्या बोलोगे, यार ये चीज़ें तो इररिलेवेंट है, बस ये टी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए लेजर को क्या बोलते हैं? टी शेप अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। लेजर को क्या बोलते हैं? टी शेप, क्योंकि टी दिख रहा है ना आपको, इसलिए, ठीक है। अमाउंट के कॉलम को छोड़ दो। अब देखो जैसे अभी तो मैं फिलहाल टी शेप ही रखने देता हूँ। अब जैसे मैं लेजर बना रहा हूँ कोई भी अकाउंट का, पहली बात तो लेजर क्या होता है? लेजर एक अकाउंट होता है जहाँ पे एक ही जगह पे सारी पिक्चर शो हो जाती है एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है ना। ये
चीज़ों को क्लासीफाई करने का तरीका होता है। ध्यान से सुनना, क्या होता है? लेजर जो है जर्नल एंट्रीज को क्लासीफाई करने का काम करता है। लेजर क्यों बनाते हैं, ठीक है ना, रादर के मैं कैसे बनाते हैं पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्यों बनाते हैं। देखो ध्यान सुनना, हम लोग जब भी जर्नल एंट्री पास करते हैं, सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले कोई ना कोई ट्रांजैक्शन एक्चुअल में होता है ना, ट्रांजैक्शन अकर करेगा। ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे किसी ने सेल करी, परचेज करी, ये ट्रांजैक्शन हुआ। उसके बाद कोई ना कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनेगा, जैसे इनवॉइस बनेगा, बिल जिसको अपन बोलते हैं, या फिर वाउचर बनेगा, कोई एक्सपेंस होगा तो वाउचर बनेगा कोई रिसिप्ट होगा, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। फिर उसके बाद उसकी क्या होगी, जर्नल एंट्री पास होगी। जर्नल एंट्री अभी हम करके आए, जर्नल एंट्रीज के रूल्स के हिसाब से एंट्री पास होती है। जर्नल एंट्री जो पास होती है वो हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पास होती है। कैसे पास होती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पास होती है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? मतलब एक पर्टिकुलर डे वाइज चलती है जर्नल एंट्री, मतलब सीक्वेंस में चलती है जर्नल एंट्री। आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो? जैसे मान लो मैंने ईयर स्टार्ट किया है ना, 1 जनवरी ईयर है मेरा, है ना, 1 जनवरी को ईयर पहला दिन है, फर्स्ट डे 1 जनवरी 2027 मान लो, ठीक है ना, ये स्टार्ट हुआ ईयर। और 1 जनवरी 2027 को कोई ट्रांजेक्शन हुआ, सुबह सुबह हमने कोई शॉप खोली, हमने कोई बिजनेस ओपन किया और सुबह सुबह जो है ट्रांजेक्शन हुआ, एंट्री पास हो गई। मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री पास हो गई, ये सुबह 7 बजे हुआ, 7 AM। तो फिर अगला अगला ट्रांजेक्शन मान लो 7:30 बजे हो गया कोई, हमने वापस से किसी को माल बेचा, अब की बार उधार माल बेच दिया। डेटर मान लो एक्स है, डेटर जिसका नाम क्या है, एक्स, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को हमने सामान बेचा, राम श्याम मोहन कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। फिर मान लो 8:15 पे फिर ट्रांजेक्शन हुआ, हमने कुछ गुड्स परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देख रहे हो आप? मतलब अगर ये जनरल एंट्री की किताब है, ये जनरल एंट्री का मोटा सा रजिस्टर है जिसमें हम जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। जनरल एंट्री एक सीक्वेंस में पास होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पास होती है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि केवल एक अकाउंट से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन एक साथ आते हैं, नहीं, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जा रहे हैं वैसे वैसे आते जा रहे हैं, ठीक है। फिर पूरे दिन भर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए, ठीक है ना, सपोज पूरे दिन भर ऐसे चलता रहा, रात भर तक हमने कुछ फर्नीचर परचेज किया, कोई सैलरी पे करी, रेंट पे करा, कुछ कमीशन रिसीव हुआ, पूरे दिन भर ऐसा हुआ। फिर 2 तारीख आ गई, 2 जनवरी 2027, फिर हमने किसी को माल बेचा, उधार बेचा, कैश बेचा, कुछ खरीदा, फर्नीचर खरीदा, ऐसे चलता रहा, डेली की डेली ये रूटीन चलता रहा। अब ध्यान सुनना, देखो दिक्कत क्या आएगी। अब जनरल एंट्री की किताब पूरे साल भर में बहुत मोटी भर गई, इतना बड़ा रजिस्टर भर गया, और ऐसे मान लो हो सकता है 5-7 रजिस्टर भर गए हों अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हैं तो एक साल के अंदर। अब ईयर एंड पे सपोज जो है मिस्टर एक्स आता है, मिस्टर एक्स कौन था? हमारा डेटर। और वो पूछता है कि भाई मैंने देखो साल भर आपसे माल खरीदा है, गुड्स परचेज किया है, और साल भर लेकिन मैंने बीच बीच में पेमेंट भी किया था। आपको पता है बिजनेस का रूल क्या होता है? बिजनेस में ना, जैसे अगर आप किसी को उधार गुड्स बेचते हो, ठीक है, तो जैसे आपने किसी को उधार गुड्स बेचा तो फिर आप नेक्स्ट जब उसको उधार देते हो उससे पहले पुराना पेमेंट ले लेते हो, ठीक है। होता है क्या ऐसा? जैसे आप अगर आपके पास में कोई किराना शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, परचूनी की दुकान है ना, और अगर आप उनसे उधार गुड्स परचेज करते थे, आपकी फैमिली जो है पर्ची दे के सामान परचेज करती थी, है ना, ठीक है। क्योंकि हम तो देखो क्या है कि मतलब राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो एक बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम तो ये चीज़ डेली देखते हैं, ठीक है। तो आपने भी शायद कभी देखी हो, नोटिस करी हो। तो बिजनेस क्या करते हैं कि उधार गुड्स बेचते हैं और पहले पुराना पैसा ले लेते हैं, फिर अगला उधार देते हैं। ये रूल होता है नॉर्मली, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो अब एक्स ने आके पूछा लास्ट में कि भाई मेरे को कितने पैसे देने हैं बताओ। तो हम बैठ गए जनरल एंट्री खोल के, जनरल एंट्री की बुक जो थी ना मोटी वाली, उसको खोलने लग गए। उसमें अब हम देख रहे हैं, पहले 1 तारीख को चेक किया हमने, अच्छा एक्स का नाम हमने ये बेचा था एक्स को। फिर हम 2 तारीख को चेक कर रहे हैं, 3 को चेक कर रहे हैं, 4 को चेक कर रहे हैं, ऐसे 1 तारीख को और 100 ट्रांजेक्शन मिल गए हमें, है ना, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। उसमें से एक ट्रांजेक्शन एक्स से रिलेटेड है बस केवल,
फिर मान लो 2 तारीख को चेक किया, 2 तारीख में कोई भी एक्स का मान लो ट्रांजेक्शन नहीं था, फिर ऐसे तारीखें चेक करी, फिर 5 तारीख को ट्रांजेक्शन मिला एक्स का, फिर 10 तारीख को मिला, ऐसे फिर महीने के अंदर एंड में मिला, फिर किसी और महीने में मिला, तो ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे। हम क्यों ना एक्स का एक अलग सेपरेट लेजर अकाउंट भी मेंटेन करते, जिसमें हम केवल एक्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसको सेपरेट दिखाते, क्लासिफिकेशन करते, है ना। तो उसे इसलिए क्या है, लेजर की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्स अकाउंट जैसे अगर लेजर बनाते तो हम जैसे एक्स को माल बेचने की क्या एंट्री पास करते हैं। देखो लेजर में एक तो ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है ना। नॉर्मली जैसे टी शेप का अकाउंट होता है तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। क्योंकि एक चीज़ और बताया तुम, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, हमेशा ये यूनिवर्सल चीज़ है। या चलो एक बार उसको छोड़ो, पहले आप ये समझो। तो एक्स से ट्रांजेक्शन हुआ तो एक्स को माल बेचेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो एक्स अकाउंट में डेबिट में टू सेल्स आ जाएगा। अगर एक्स से पैसा रिसीव हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो बाय कैश ये। फिर एक्स को किसी दिन और सामान बेचा तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश में कैश रिसीव हो गया तो बाय कैश। ऐसे साल भर चलता रहेगा। मान लो एक्स ने कभी एक बार पेमेंट देने से मना भी कर दिया था, तो एंट्री क्या होती है। अगर मान लो हमने प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट नहीं बनाया, अब बैड डेप्ट की एंट्री याद करो, हमने पढ़ा था कि या तो प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट बनाया होगा आपने या नहीं बनाया होगा। अगर मान लो आपने प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट नहीं बनाया है, कोई प्रोविज़न नहीं बनाया है, तो बैड डेप्ट की एंट्री क्या होगी, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्या एंट्री होगी, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। पैसा डूब जाएगा तो बैड डेप्ट डेबिट टू डेटर्स, ये एंट्री हो जाएगी। तो ऐसे करते हुए लास्ट में पता लगेगा हमें कि बैलेंस निकला है, ठीक है। जैसे सपोज हमने टोटल एक्स को 1 लाख का सामान बेचा था और 60,000 कैश आ गया था पूरे साल भर में, और 10,000 के बैड डेप्ट हो गए। तो बताना एक्स से हमें कितने पैसे लेने हैं। अब 1 लाख रुपए का सामान बेचा, 60,000 के पैसे मिल गए, 10,000 डूब गए, तो हमें कितने पैसे लेने हैं, 30,000 पैसे लेने हैं। इसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मतलब सीडी, सीडी लिखते हैं शॉर्ट में कैरिड डाउन को। ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। सीडी जब भी लिखते हैं तो सीडी का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब जैसे मान लो ये 2027 है, ये वाला ईयर ध्यान से देखना है ना, 2027 है। अब क्लोजिंग बैलेंस निकल गया, 1 जनवरी से चालू हुआ था ईयर, 31 दिसंबर को ख़त्म हो गया। अब अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। ये जो बैलेंस है ना, ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। कौन सी तारीख आ गई अब, 1 जनवरी 2028, ईयर चेंज हो गया, 2028 आ गया। तो अब हम बोलेंगे टू बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ब्रॉट डाउन। क्या बोलते हैं, ब्रॉट डाउन, मतलब ब्रॉट डाउन मतलब ऊपर से नीचे आना, ठीक है। तो हमने पिछले साल का बैलेंस उठा के इस साल ले आए। कैरिड डाउन मतलब क्या होता है, आगे लेके जाना, कैरी करना, ठीक है ना, आगे लेके जाना। तो ये कैरिड डाउन है, ये ब्रॉट डाउन है, बीडी है। मैं कुछ और बातें करना चाहता हूँ लेजर में आपके साथ, ठीक है। देखो सोच के बताओ जरा, ये जो 30,000 का बैलेंस है, ये जो 30,000 का बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, बताना जरा। ये जो 30,000 का बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। कैसे पता लगाते हैं, देखो 1 लाख का टोटल डेबिट हुआ था और 70,000 का टोटल क्रेडिट हो रहा है, दिख रहा है। 1 लाख का डेबिट हो रहा है और 70,000 का क्रेडिट हो रहा है। तो बैलेंस किस साइड बचेगा, डेबिट साइड। जिस साइड ज़्यादा होती है उस साइड का बैलेंस बचता है, डेबिट साइड बैलेंस बचेगा। ये 30,000 का जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस कहते हैं इसके। आप कंफ्यूज मत हो ना कि क्रेडिट में लिखा है तो इसको क्रेडिट बैलेंस कहेंगे, नहीं। कभी भी क्लोजिंग बैलेंस से बैलेंस का पता नहीं लगता, हमेशा ओपनिंग बैलेंस से सही पता लगता है, ओपनिंग बैलेंस से सही पता लगता है। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ पहले भी कि असेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट, अगर इंक्रीज करते हैं तो। और लाइबिलिटीज़ हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। लाइबिलिटीज़ हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। मतलब अगर आप इस चीज़ को अपने अंदर संभालो, एब्जॉर्ब कर लो बिल्कुल अच्छे से, तो ये आपको बहुत काम आएगी ये चीज़। असेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। अब मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, असेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्या मतलब है सर इस बात का,
कोई एसेट अकाउंट बनाते हैं, चलो फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं। हमने फर्नीचर जो है ना 10 साल पहले से परचेज कर रखा है, हमारे पास बहुत सारा फर्नीचर रखा हुआ है और बहुत पुराना फर्नीचर रखा हुआ है, 10 साल से हम फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं। इस साल हमने फर्नीचर अकाउंट वापस बनाया, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, टू टू बैलेंस बीडी। मान लो हमारे पास जो है 5 लाख का फर्नीचर रखा है 1 जनवरी 2027 को, तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये डेबिट बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट। हमेशा ओपनिंग बैलेंस से पता लगता है कि वो डेबिट है कि क्रेडिट है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट। फर्नीचर क्यों सर डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि असेट है ना, असेट हमेशा डेबिट होती है इसलिए, ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, अब मान लो फर्नीचर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। डेप्रिसिएशन वैसे मैंने अभी समझाया नहीं है, डेप्रिसिएशन पूरा समझेंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक बात है। डेप्रिसिएशन जानते हैं अपन, वियर एंड टीयर होता है, ठीक है ना, हर साल जो असेट्स होती है वो यूज़ में आती है तो उस पर डेप्रिसिएशन तो लगता ही है। तो डेप्रिसिएशन लग गया मान लो फर्नीचर पे 10,000 का, तो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया बाय बैलेंस सीडी, 4,90,000 का। ये ईयर एंड का बैलेंस है, 31 दिसंबर 2027, 31 दिसंबर 2027। मैं मान रहा हूँ कि ईयर जनवरी में चालू हो रहा है, सर अप्रैल में भी चालू हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अप्रैल से चालू हो के जनवरी से चालू हो, कभी से भी चालू हो सकता है, जुलाई में कर देते हैं कई लोग ईयर चालू, ठीक है ना, तो वो तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो 31 दिसंबर 2027 को है ना कितना बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस 4,90,000। ये क्लोजिंग उठा के अगले साल अगर हम बात करें, अगले साल वापस फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे तो ये टू बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा, 4,90,000। अब भूल से भी आप ये नहीं कह सकते कि सर ये ना जो ये 4,90,000 आप ये नहीं कह सकते कि 4,90,000 है सर ये क्रेडिट बैलेंस है। अरे भाई क्रेडिट बैलेंस नहीं है, डेबिट बैलेंस ही है ये, ठीक है ना, ये डेबिट बैलेंस है। और दिक्कत आ रही है तो ऐसे सोचो, 5 लाख का डेबिट है, 10,000 का क्रेडिट है, जिस साइड ज़्यादा होता है उस साइड का बैलेंस बचता है, जो साइड ज़्यादा होती है उस साइड का बैलेंस बचता है। तो किस साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड है ज़्यादा। थोड़ी और बात करते हैं इस पर ध्यान से, है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने स्टूडेंट को जनरल एंट्री बनाने नहीं आती, कितने स्टूडेंट्स को लेजर अकाउंट बनाने नहीं आता, इनकी संख्या अनगिनत है। लोग बीकॉम कर लेते हैं, एमकॉम कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, जनरल एंट्री नहीं बनाने आती है ना। और ये स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। जैसे ग्रामर के रूल टेंसेस हर किसी को नहीं याद है, वैसे ही अकाउंट्स के साथ हाल है। तो सबसे ज़्यादा टाइम हमें इसी पे ही देना चाहिए। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स, अगर आपको जैसे लगता है कि भाई ये हमें आता है, तो आप डायरेक्टली फिर USCMA की जो क्लासेस हैं, मतलब इन क्लासेस को, बेसिक्स को छोड़ के डायरेक्टली उधर आ सकते हो। मेरे को कोई परेशानी नहीं है, तो आपके भले के लिए है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं क्या, अपन एक मान लेते हैं अपन क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं। डेटर अकाउंट बनाया ना मैंने, क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिटर क्या होते हैं, जिनसे हम उधार गुड्स परचेज करते हैं, जिनसे हम उधार गुड्स परचेज करते हैं। लाइबिलिटी है हमारी, एसेट है, लाइबिलिटी है, पेमेंट करना है ना हमें। जिससे आप उधार में गुड्स परचेज करोगे उसको पेमेंट करोगे नहीं करोगे, क्रेडिटर। अब बताओ इसका बैलेंस डेबिट साइड में लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट या डेबिट, बताओ लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट। तो बाय बैलेंस बीडी। मान लो 2 लाख रुपए, पहले से आपको किसी क्रेडिटर को, क्रेडिटर का नाम लेते हैं मिस्टर ए, क्रेडिटर का नाम क्या है, मिस्टर ए। तो मिस्टर ए से आप हमेशा सामान खरीदते हो उधार, और 2 लाख रुपए पिछले साल के बाकी चल रहे हैं। ये कौन सा साल चल रहा है, ये अब चालू हुआ है 2027, 1 जनवरी। तो आपने 1 जनवरी 2027 को खाता ओपन किया, अकाउंट ओपन किया, और आपके सामने ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया, 2 लाख का। मतलब आपको 2 लाख रुपए पहले से उसको देने हैं। आपने इस साल गुड्स परचेज करे, भाई क्रेडिटर हमारे सप्लायर्स, मतलब क्रेडिटर कौन होते हैं, सप्लायर। तो हम इनसे खरीदते रहते हैं, इनको पेमेंट करते रहते हैं, रेगुलर बिजनेस का असूल है, चलता रहता है। तो हमने पूरे साल भर में 10 लाख का सामान खरीदा और उसको पेमेंट किया टोटल 11 लाख का। पूरे साल भर में 10 लाख का अमाउंट सामान खरीदा। सामान खरीदने की एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। आपको एंट्री बनाना आनी चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि भाई परचेजेस बाय परचेजेस क्यों लिखा अपन ने। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेजेस एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट खर्चा होता है, खर्चा डेबिट होता है ना। क्रेडिटर टू कैश, क्रेडिटर टू कैश पेमेंट कर दिया आपने,
11 लाख का पेमेंट कर दिया। क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया बताओ, टू बैलेंस CD 1 लाख का, ये क्लोजिंग बैलेंस बच गया। क्या बच गया? ये क्लोजिंग बैलेंस बच गया। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है अगेन ये क्या है? लाइबिलिटी। और ये बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। क्रेडिट क्यों है सर ये बैलेंस? लिखा तो आपने डेबिट साइड में, मैंने कहा ना क्लोजिंग बैलेंस से नहीं पता लगता है। अगले साल क्या उठ के जाएगा? ये अगले साल यहाँ जाएगा वाई बैलेंस BD। अगले साल अगर हम बनाएं इसका अकाउंट तो अगले साल ऐसे ऐसे आएगा ये अगले साल। अगर आप चेक करना चाहते हो तो कैसे? देखो, आपने टोटल 12 लाख क्रेडिट किया, 12 लाख क्रेडिट किया, डेबिट कितना किया? 11 लाख। 12 लाख क्रेडिट किया, वेट किधर ज़्यादा है, वजन किधर ज़्यादा है? क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट का बैलेंस बच गया। तो ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है सर। ये कौन सा बैलेंस है? CR बैलेंस है, CR क्रेडिट बैलेंस है। तो बताओ हम जर्नल एंट्री के बाद क्या बनाते हैं? लेजर। और लेजर क्यों बनाते हैं? चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है। अगर हम लेजर नहीं बनाते तो हमें किसी भी चीज़ का बर्ड आई व्यू नहीं पता लगता। एक एक जो समरी होती है ना वो हमें नहीं पता लगती। एक एक चीज़ जो जहाँ पे होनी चाहिए वो वहाँ पे हमें एक जगह पे नहीं मिलती है। तो ये एक तरीके से वो है। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद? मैं थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, और हम थोड़ा फाइनेंस जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं थोड़ा उस पर बात करेंगे। और जल्दी ही हमारा जो बेसिक क्लास है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर हम जो अपनी CMA की क्लास है मेन उस पर आ जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट से हो जाएगा कवर। लेकिन आप है ना देखो, इनको सीरियसली लेके सिंसियरली लेके करना। आपको डेली की डेली रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो कोई सा भी कोर्स कर लो, चाहे US CMA कर लो, ACCA कर लो, IFRS कर लो, CA कर लो, CMA इंडिया वाला कर लो, कुछ भी कर लो आप। सबसे बड़ी चीज़ है इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। अगर ये दो चीज़ें हैं ना आपके पास तो दिक्कत नहीं है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन तो आता जाता रहता है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट रहती है। आपने सोच लिया कि मेरे को पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अब कोई और आपके पास उसका कोई और रीज़न नहीं है, भाई पढ़ना है मतलब पढ़ना है, सिंपल बात यह है। तो चाहे कुछ भी हो जाए मतलब पढ़ना ही है। और कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो लोड नहीं आएगा। वरना क्या होता है, मैंने देखे हैं स्टूडेंट ना पैनिक हो जाते हैं एग्ज़ाम में जाके कई बार, क्योंकि एक साथ सारा का सारा पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम्स में दिक्कत आती है। एग्ज़ाम में जाके फिर वही वॉमिट हो जाना या फिर कुछ होना, ब्लैंक हो जाती है कई लोगों की स्क्रीन, ऐसा लगता है भाई आंखों के सामने अंधेरा आ गया। तो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ो हमेशा कंसिस्टेंटली, और केवल पढ़ने में नहीं है तो लाइफ की हर जगह में काम आएगी चीज़ें, ठीक है ना। तो आपको डेली पढ़ना है, जितना मैंने पढ़ाया है डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भाई ये तो बहुत ईजी चीज़ है कि तो हमें आती है, नहीं, एक बार पढ़ लो, 15 मिनट लगा के देख लो। और उससे भी ज़्यादा है ना, क्या है देखो, किताब पढ़ाई वो होती है जो है ना बुक्स बंद करके होती है। तो आप जब बुक्स बंद करके इसके बारे में सोचो, एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक से आप मतलब अपनी नोटबुक से रिवीजन कर लो, कॉपी जो आपने बनाई है उससे रिवीजन कर लो। रिवीजन करने के बाद फिर आप है ना, मान लो कहीं घूमने गए, कहीं पे भी गए, तो अब आप इसके बारे में सोच रहे हो, और सोच रहे हो तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चल रहा है। तो देखना क्या होगा, इस तरीके से जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चलेगा तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, उसमें न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। ये बात तो सुनी होगी आपने, है ना। ये डॉट्स जो होते हैं ये न्यूरॉन्स होते हैं, ये धीरे 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 डेवलप होते हैं। जब आपके न्यूरॉन्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे तब ये डॉट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे करके। और उस दिन है ना जो है आपकी फाइनेंस, आपकी अकाउंट्स शानदार हो जाएगी। उस दिन आपकी कॉस्टिंग, उस दिन अकाउंट्स आपकी, उस दिन FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उस दिन आपका ऑडिट, ये सब आपस में इंटरलिंक हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब हम लोगों के साथ क्या है, क्योंकि हम लोग 17-18 साल से एक ही फील्ड में हैं, अकाउंट्स की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में, तो ये हमारा हो चुका है। मतलब हम अभी अकाउंट से फटाफट कॉस्टिंग पे स्विच कर सकते हैं, फटाफट FM पे स्विच कर सकते हैं, फटाफट टैक्स पे स्विच कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि वो सब चीज़ें हम उस फेज से निकल चुके हैं। अब आपको निकलना पड़ेगा उस फेज से, है ना, ठीक है। और वो फेज बहुत अच्छा होता है, आपको सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाती है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत नाम होता है, बहुत रिस्पेक्ट होती है। लेकिन एक बार आपको उस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे को यकीन है कि आप लोग मेहनत करेंगे, डेली की डेली पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और कोई भी बहाना नहीं मारेंगे। थैंक यू, बाय बाय।